हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे पॉलिटिकल इडियोलॉजीज। पहले हमने की लिबरलिज्म, देन मार्क्सिज्म, सोशलिज्म एंड आज हम करेंगे गांधीइज्म पॉलिटिकल इडियोलॉजी। आज इस सेशन में हम करेंगे गांधी जी की अर्ली लाइफ एंड हिज फिलॉसफी। तो गांधीइज्म का ईरा किस पीरियड को कहा जाता है, गांधी के नाम के साथ इज्म क्यों लगाया गया, आज हम इसकी बात करते हैं। पहले अर्ली लाइफ, गांधी जी का जन्म होता है 1869 में एंड उनकी डेथ होती है 1948 में। उनके बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्होंने स्कूल किया, स्कूल के बाद लॉ स्टार्ट कर दी। 1901 में उन्होंने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर ली राजकोट में। उसके बाद वो मुंबई चली गई। देन किसी केस की वजह से 1893 में उनको साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। जब वो साउथ अफ्रीका गए, उसमें क्या हुआ देखते हैं कि जहां पर इनजस्टिस बहुत है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत है। साउथ अफ्रीका को हम कहते हैं काले लोगों का देश है। एक्चुअल में क्या माना जाता है, पूरे वर्ल्ड में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। कैसा डिस्क्रिमिनेशन कि रंग के आधार पर हमने लोगों को डिवाइड कर रखा है। हम कहते हैं ब्लैक पीपल है और वाइट पीपल है। अमेरिका में कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है ब्लैक पीपल एंड वाइट पीपल के नेम पर। जो बराक ओबामा थे, वो पहली बार यूएसए की हिस्ट्री में काले लोगों में से कोई प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बनता है। तो साउथ अफ्रीका चाहे काले लोगों का देश है, लेकिन फिर भी वहां पर इनह्यूमन एटीट्यूड था, वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। बेटा रंग का क्या है, हमारा मन अच्छा होना चाहिए। रंग चाहे गोरा हो चाहे काला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम ये देख रहे हैं लोगों के मन में रंग के आधार पर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ये डिस्क्रिमिनेशन आज के समय में स्टार्ट हुआ, ये डिस्क्रिमिनेशन सदियों से चलता आ रहा है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन साउथ अफ्रीका में 1893 में जब गांधी जी गए, उन्होंने भी वहां देखा कि साउथ अफ्रीका के काले लोग हैं, उनकी खुद की कंट्री है काले लोगों की, लेकिन फिर भी उनके साथ इनजस्ट हो रहा है, उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने इसके अगेंस्ट रिबेल्ट कर दिया, रेवोल्यूशन कर दी। उन्होंने कहा हम इनजस्टिस को खत्म करना चाहते हैं, लोगों का ह्यूमैनिटी बिहेवियर होना चाहिए। जे क्या इनह्यूमन एटीट्यूड रख रखा है अपने, इनह्यूमन एटीट्यूड बिल्कुल भी सही नहीं है। इस ट्रीट को, इस एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आवाज उठाई। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आवाज उठाना, किसी बाहरी देश में आप जा रहे हो, वहां पर जाकर रिबेल कर दो, आप उन लोग उस देश की सरकार के अगेंस्ट हो जा, क्या ये इजी है? इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। उसके लिए उन्होंने कौन सा वेपन उठाया? सत्याग्रह। सत्याग्रह के साथ उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, उन्होंने नॉन वायलेंस की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया। तो वहां पर उन्होंने जो पॉलिसीज अडॉप्ट की, इनजस्टिस के अगेंस्ट आवाज उठाना, फियरलेसली खड़े रहना, किसी से डरना नहीं, अपनी बात सरकार को, लोगों को बताना कि मैं गलत नहीं हूं, आप गलत हो, इसके लिए अपनी आवाज बुलंद करना। उसके लिए कोई हथियार नहीं उठाए। उन्होंने कौन सा वेपन यूज किया? उसके लिए उन्होंने वेपन यूज किया सत्याग्रह का, नॉन वायलेंस का, और कहा हम इनजस्टिस को सहन नहीं करेंगे। तो वो साउथ अफ्रीका में भी बहुत ज्यादा फेमस हो गए। उन्होंने लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी को खत्म करवाया। उन्होंने कहा लोगों के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो 93 में वो चले जाते हैं।
एंड वो साउथ अफ्रीका से कब वापस आते हैं? इन 1914 में। जब वो अपने देश में आते हैं तो देखते हैं कि हमारे देश में कौन सा हालात बहुत अच्छे चल रहे हैं, हमारे साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हम ब्रिटिशर के थ्रू एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, ब्रिटिशर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं हम लोगों की। उन्होंने ये देखा कि इंडिया में सभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फ्रीडम के लिए, तो वो इसके लिए कुछ करना चाहते थे, वो भी फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट बनना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो जब उन्होंने इंडियन की पॉलिटिक्स में इंडियन की फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया 1919 में, उससे लेकर 1948 तक के टाइम पीरियड को हम कहते हैं गांधीइज्म, क्योंकि इस टाइम पीरियड में गांधी जी ने इंडिया में रहकर अपनी लड़ाई लड़ी, फ्रीडम स्ट्रगल लड़ी। 1919 से लेकर उनकी डेथ तक का टाइम पीरियड को हम कह रहे हैं गांधीइज्म। इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, गांधी जी ने कहा कि मुझे अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, ब्रिटिश पीपल के अगेंस्ट डटे रहना होगा। उन्होंने कौन से हथियार उठाए जो साउथ अफ्रीका में उठाए थे? सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस का हथियार, जहां पर वे वही वेपन यूज किए हैं जो साउथ अफ्रीका में यूज किए थे। हम ये कहते हैं कि गांधी जी के लाखों ही फॉलोअर बन गए। क्यों? क्योंकि गांधी जी जब बोलते थे, गांधी जब लोगों को भाषण देते थे तो लोग उनको फॉलो करने लग जाते थे। वो कोई किसी और के एग्जाम्पल नहीं देते थे, वो उस रास्ते पे खुद चलकर दिखाते थे कि ये रास्ता मैंने चुना है, मैं ऐसे कर रहा हूं तो आप भी मेरे साथ ऐसे ही करो। तो गांधी जी का हथियार नॉन वायलेंस था, सत्याग्रह था, सच्चाई पर चलना था, किसी से डरना नहीं था। जो आप करना चाहते हो, जैसे करना चाहते हो वो करो, लेकिन हिंसा नहीं करनी, वायलेंट एंड रेवोल्यूशन नहीं करनी। अगर आप ऐसा करोगे तो आप गलत हो जाओगे। आप ब्रह्मचर्य को अडॉप्ट करो, आप सही बिहेवियर के साथ रहो, और ऐसा कर कर क्या होगा, आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी, आप फियरलेस हो जाओगे, आप अपनी बातों पर डटे रहोगे। तो ये गांधी जी की फिलॉसफी थी। तो गांधी जी इंडिया की पॉलिटिक्स में आए तो उनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे? उनके पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले की फिलॉसफी से, उनकी पॉलिटिकल लाइफ से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, इसीलिए वो उनके गुरु माने जाते हैं। तो हमारे व्यू ऐसे क्यों थे? गांधी जी की व्यू क्रांतिकारी नहीं थे, वो नॉन वायलेंस को अडॉप्ट कर रहे थे, सत्याग्रह को अडॉप्ट कर रहे थे। तो गांधी जी के ऊपर किन लोगों का ज्यादा इन्फ्लुएंस था जिस वजह से उनके 6 विचार बन गए? तो गांधी जी की व्यू ऐसी थी, इनका रीजन है कि गांधी जी ने बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी। उनमें से एक बुक है रस्किन की अनटू दिस लास्ट। ये एक इकोनॉमिक बुक है जिसके बारे में इकोनॉमिक व्यू दिए हुए हैं कि कैसे लोगों की एक्सप्लॉयटेशन होती है। तो गांधी जी के ऊपर इस बुक का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। उसके बाद उन्होंने रिलीजियस बुक्स पढ़ी। गांधी जी जब छोटे थे उनके ऊपर उनकी मदर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। उनकी मदर बहुत ज्यादा रिलीजियस थी, इसीलिए वो भी थोड़े से रिलीजियस व्यू के हो गए। गांधी जी ने अपनी लाइफ में गीता, कुरान, बाइबल इन सबको पढ़ा था, इसीलिए गांधी जी के व्यू कैसे थे? रिलीजियस थे। उन्होंने टॉलस्टॉय की बहुत सारी बुक्स पढ़ी जिस वजह से वो नॉन वायलेंट और सत्याग्रह के माध्यम से स्टेट के अगेंस्ट, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट
अपनी आवाज उठा रहे थे। हम ये देखते हैं हमारे विचार कैसे होते हैं, हमारे व्यू भी ऐसे बन जाते हैं जिससे हम ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। आप हो, आप घर पर आप अपने पेरेंट्स को देखते हो, ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हो, रिलेटिव्स को देखते हो, फ्रेंड्स को देखते हो, टीचर्स को देखते हो। आप जिनके व्यू से इन्फ्लुएंस होते हो, आप उस जैसा ही बनना चाहते हो। तो लाइक दिस, गांधी जी जिससे प्रभावित हुए, गांधी जी भी वैसे ही बनना शुरू हो गए। तो हम ये देखते हैं कि हर एक पर्सन की लाइफ में किसी ना किसी पर्सन का इन्फ्लुएंस बहुत होता है। जिस पर्सन का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, जिससे आप ज्यादा प्रभावित होंगे, उसके विचार आपके विचार बनने शुरू हो जाएंगे। ये थी गांधी जी की ब्रीफ हिस्ट्री कि गांधी जी कैसे पॉलिटिकल लाइफ में आते हैं, इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में अपना रोल प्ले करते हैं, उनके नाम के साथ कैसे इज्म लगा। गांधी जी भी चाहते थे कि उनके नाम के साथ इज्म लगे, लेकिन जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उन फ्रीडम स्ट्रगल में, उनके व्यू से हम अकेले भारतीय नहीं, पूरे वर्ल्ड उससे इन्फ्लुएंस हुए थे। इसीलिए गांधी के नाम के साथ इज्म लग गया। दैट्स वाई हम कहते हैं गांधी इज्म। ये थी बेसिक हिस्ट्री। अब हम करें गांधी जी की बेसिक फिलोसफी ऑफ गांधी जी। उनकी बेसिक फिलोसफी क्या थी? फर्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा, जिसके में हम कहते हैं हिंसा नहीं होनी चाहिए, हमें अहिंसा का पाथ चुनना चाहिए। अहिंसा का मीनिंग है कि मुझे किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अगर मुझसे कोई माफी मांग रहा है तो मैं उसे माफ कर दूं। मैंने किसी को मारना नहीं है। मेरे मन में किसी के लिए बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, सबके लिए प्रेम भावना होनी चाहिए। उसको कहते हैं हम अहिंसा का पाठ, जिसमें हम कह रहे हैं अगर एक पर्सन अहिंसा के रास्ते पर चलता है तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो उसके साथ भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि उसने ना ही कभी किसी के साथ गलत किया है, ना ही गलत किसी के साथ होने देता है। इसीलिए वो कह रहे हैं अहिंसा का पाथ सबसे बड़ा पाथ है। इस पाथ पर चलकर हम क्या कर सकते हैं, अपने कोई भी ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर सकते हैं। अहिंसा का पाथ एक ऐसा पाथ है जिसमें हमने अगर किसी दुश्मन से अपनी बात मनवानी है तो हम वो बात भी मनवा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमें नॉन वायलेंट होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप कमजोर हो। इसका मीनिंग है आप फियरलेस हो, आप किसी से डरते नहीं हो। बिना डरे अपनी बात लोगों तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना, वे अहिंसा का ही बात है। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि मैं शांत होकर बैठ जाऊं, चुप होकर बैठ जाऊं। इसका मीनिंग तो ये है मैं किसी से डर नहीं रही, लेकिन अपने व्यू सरकार तक पहुंचाना चाहती हूँ। मैं सरकार की अंगेज जो उसकी पॉलिसीज को नहीं अडॉप्ट करना चाहती। इसका मीनिंग ये नहीं है मैं लोगों को मारना शुरू कर दूं, लोगों की किलिंग करनी शुरू कर दूंगी, कुछ चुराना शुरू कर दूं। ये सब गलत हो जाएगा। इसके लिए मुझे अहिंसा का पाथ चुनना है, उसके रास्ते पर ही चलकर मुझे अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं। तो गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार क्या था? नॉन वायलेंस। इसी को उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी यूज किया, नॉन वायलेंस के साथ सत्याग्रह किया। तो सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह दो शब्दों से बना है, सत्य प्लस ग्रह। सत्य का मीनिंग होता है सच, ट्रुथ, एंड ग्रह का मीनिंग है स्ट्रेंथ। हमें सच्चाई के साथ, पूरी फोर्स के साथ, पूरी शक्ति के साथ अपनी बात को मनवाना है। हमें डरना नहीं है, हमें फियरलेस बनना है।
जिस वजह से आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सको। सत्याग्रह, आप सत्य पर खड़े हो, सच्चाई को किसी का डर नहीं है। अगर आप झूठे होगे तभी आपको डर होगा। तो हम सच के रास्ते पर चल रहे हैं, जिसमें मेरी नाव कभी भी डोलेगी नहीं। जो जहीं पर है वो स्मूथ वर्क करेगी, चाहे कितनी भी रुकावटें आए, लेकिन हमें रुकना नहीं है। हमें अपने प्रिंसिपल्स पर फोकस कर रहना है। हमें जो चाहिए हमें वो अचीव करना है। तो इसको कहते हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह के साथ आप कोई भी इनडिस्क्रिमिनेशन है, कोई भी वायलेंट व्यू है, वायलेंट लॉ है, आप उसको खत्म करवा सकते हो। तो सत्याग्रह की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है नॉन कॉपरेशन, मीन्स आप कोऑपरेट मत कीजिए। अगर स्टेट ने कोई लॉ बना दिया, स्टेट कहती है आप इसको मानो, आप मत मानो। नॉन कोऑपरेशन, आप उसके साथ स्टेट की कोई भी लॉ के साथ कोऑपरेट मत कीजिए। जो भी सरकार कह रही है आप उसके ऑपोजिट काम कीजिए। नॉन कोऑपरेशन, अपना सरकार को कोऑपरेशन मत दीजिए। आप टैक्स भी मत दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि सरकार हमारी बात नहीं मान रही तो हमें टैक्स भी नहीं देना, क्योंकि ब्रिटिश ने हमारे ऊपर बहुत सारे टैक्स इंपोज कर दिए थे और लोगों को टैक्स का बर्डन बहुत ज्यादा था, लेकिन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा था। तो गांधी जी ने कहा कि हमें कोऑपरेट नहीं करना है सरकार के साथ, और जितनी भी इनजस्टिस हो रही है हम इसके साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो हमें इसके लिए अपनी आवाज उठानी होगी, बुलंद करनी होगी। नंबर 2, सिविल डिसओबीडियंस। सिविल डिसओबीडियंस का मीनिंग क्या? कानून को तोड़ दो, लेकिन वायलेंटली नहीं, विद नॉन वायलेंट वे के साथ। जो भी सरकार कह रही है हम ओबे नहीं करेंगे। व्हाई वी ओबे योर लॉ? डिसओबीडियंस, मुझे तो कुछ भी नहीं मानना, मैं आपकी बातों को नहीं मानूंगी। जो स्टेट ने लॉ बना दिए हैं, अगर वो लॉ मेरे फेवर में नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? उस लॉ के अगेंस्ट हो सकती हूँ, मैं उस लॉ को तोड़ दूंगी। तो डिसओबीडियंस, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। इसीलिए कहते हैं कि अगर सरकार आपके अगेंस्ट कुछ भी कर रही है, कुछ भी लॉ पास कर दे, आपके फेवर में नहीं है, तो आप उसको मत मानो, उसके लिए डटे रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। नॉन वायलेंट वे से आप उसके अंगेस्ट हो जाओ। डिसओबीडियंस, तो सरकार के जितने भी रूल थे हमने उसको अबे नहीं किया, हमने क्या कर दिया? डिसओबीडियंस कर दिया। इसको कह रहे हैं कि सरकार के लॉ के अंगेस्ट खड़ना। नंबर 3, फास्टिंग, व्रत रख लो। जैसे कहते हैं फास्टिंग, मैंने भूख हड़ताल कर दी, जब तक आप मेरी बात नहीं मानोगे मैं अन्न को त्याग रही हूं। तो फास्टिंग करना शुरू कर दो। तो सरकार तो कभी जागेगी? उस देश के लोग हैं, लोग क्या कर रहे हैं? भूख से मर रहे हैं, उनको बचाने के लिए सरकार को अपनी जिद छोड़नी होगी। तो फास्टिंग करने का हथियार उठाया। देन स्ट्राइक, स्ट्राइक आती है कमर्शियल पर्पस में। जो वर्कर हैं वो वर्कर इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ काम मत करें, वो स्ट्राइक कर दें, कह दे जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी हम आपकी इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे। अगर लेबर काम करना छोड़ देगी तो इंडस्ट्रियलिस्ट, कैपिटलिस्ट भी सरकार पर दबाव पाना शुरू कर देंगी कि आप जो लोग कह रहे हैं उसको मान लीजिए, हमारा काम डाउन चल रहा है। तो इससे क्या होगा? आप जीत सकते हो। अपने व्यू पर क्या रखो? कंट्रोल करो, फियरलेसली डटे रहो। उसी को कहते हैं सत्याग्रह। जो आपने करना है वो करो, आप ब्रह्मचार्य में रहो, अपने टेस्ट को त्याग दो। इसके लिए वो कहते हैं फलहारी होना चाहिए। हमें अच्छी, जैसा हम खाएंगे वैसे हमारे व्यू होंगे।
तो गांधी जी के जो व्यू थे, इसके लिए आप में पेशेंस होना चाहिए। आप इनजस्टिस के अगेंस्ट डटे रहोगे बिना किसी डर के। नंबर 3, सोशल अपलिफ्टमेंट। तो समाज में तो भी कुछ बुराइयां चल रही थी, तो समाज की उन बुराइयों को भी गांधी जी ने खत्म करने की कोशिश की। उसके लिए उन्होंने कहा एजुकेशन सबसे बड़ा टूल है। अगर लोग एजुकेटेड होंगे तो जो सोशल इनजस्टिस हो रहा है इसके अगेंस्ट एक आवाज मिलेगी। उस समय जातिवाद चल रहा था, कास्ट के नाम पर लोग बहुत लड़ रहे थे, रिलीजन के नाम पर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा था। एक जात के लोग दूसरी जाति के लोगों से मिलते नहीं थे, उनको कुछ लोगों को तो मंदिर तक आने की परमिशन नहीं थी। इसका मीनिंग क्या था? सोसाइटी में भी क्या था? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। इस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए गांधी जी ने कहा एजुकेशन स्प्रेड करो, सभी लोगों को एजुकेशन मिलनी चाहिए। अगर सभी एक साथ बैठकर एजुकेशन गेन करेंगे तो उनके व्यू भी चेंज हो सकते हैं। नंबर 2, अनटचबिलिटी, छुआछूत की बीमारी। उस समय के जो अपर कास्ट के लोग थे वो शूद्र को कहते थे हमें टच भी नहीं करना। छुआछूत एक सामाजिक बुराई थी जिसमें क्या कर रहे थे, लोग दूसरे लोगों को छू नहीं रहे थे। अगर वो छू देंगे कहते सब कुछ अपवित्र हो जाएगा, जबकि इंसान है, इंसान क्या होते हैं, सभी इक्वल होते हैं। तो उन्होंने अनटचबिलिटी को खत्म करने की कोशिश की, तो उन्होंने समाज के लिए भी आवाज उठाई। उन्होंने सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल में, पॉलिटिकल में नहीं, सामाजिक बुराइयों को भी खत्म करने की कोशिश की। ये थी गांधी जी की फिलॉसफी। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे गांधी जी के व्यू रिगार्डिंग स्टेट। होप से कि आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।